हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये हमारी पहली क्लास है और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है दीपक और मैं खुद कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, जैसे कि ग्रुप 5 हो गया और भी आरआरबी जैसे एग्जाम्स में भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपके लिए भी एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। मतलब आपको इसमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ठीक है, लिम्फोसाइट। अब आपको पता होगा कि लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है। लिम्फोसाइट्स वैसे दो टाइप के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। जनरली जो लिम्फोसाइट का साइज होता है वो होता है 8 to 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर दोनों का आ चुका है, उसका भी, स्मॉल लिम्फोसाइट का भी और लार्ज लिम्फोसाइट का दोनों का साइज आ चुका है। ठीक है, और जो हमारे फैट सेल का साइज होता है वो होता है 250 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, अभी हमारे पास सेटअप में थोड़ी कमी है, तो प्लीज दोस्तों कुछ ऐसे ही आप थोड़ा काम चला जाए, लेकिन आपको जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। और आरबीसी का साइज होता है, वो होता है कितना, 7 to 8 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, अगर इससे साइज कम हो जाएगा तो माइक्रोसाइटिक। ठीक है, अगर 7 माइक्रोमीटर से साइज कम होता है तो माइक्रोसाइटिक, और अगर साइज 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो हो जाता है हमारे मैक्रोसाइट। ठीक है, और मैच्योर ओवा। अभी ओवा, अब हमारे कौन से ओवा की बात कर रहे हैं, ये हमारा फीमेल्स के अंदर जो ओवम होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब इसका साइज कितना होता है, 0.1 mm तक। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मेच्योर ओवा। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्लियरिंग इज डन बाय प्लेसिंग द टिश्यू इन। अब मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि टिश्यू की जो क्लियरिंग है, जो टिश्यू प्रोसेसिंग में हम क्लियरिंग करते हैं, वो किसके थ्रू होती है? ठीक है, बॉयंस फ्लूइड, ये एक टाइप का क्या है, फिक्सेटिव है। ठीक है, बॉयंस और जेंकर्स फ्लूइड, ये दोनों क्या है, फिक्सेटिव के टाइप से हमारे। ठीक है, अब बॉयंस फ्लूइड किसके काम आता है, ये हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके फिक्सेशन के काम आता है। ठीक है, जैसे कि रेनल बायोप्सी। ठीक है, किडनी और टेस्टिकुलर। ठीक है, जेंकर्स फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड काम आता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा जाइलिन, जाइलिन क्या है, क्लियरिंग फ्लूइड है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्लियरिंग किसके थ्रू होगी, जाइलिन के थ्रू। और एल्कोहल हमारा काम आता है डिहाइड्रेशन के अंदर। सॉरी दोस्तों, मैं ठीक से इस पे बिना इक्विपमेंट्स की वजह से लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आप थोड़ा काम चला लीजिए, मैं आपको बोलकर बता दूँ। ठीक है, जो अल्कोहल होता है हमारे क्लियरिंग के अंदर काम आता है, उसको हम इंक्रीजिंग वो कंसेंट्रेशन के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले 70, फिर 80, फिर 90, 90 और 100 फाइनली जाके। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम एकदम से टिश्यू को 100% कंसेंट्रेशन के अंदर प्लेस कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो सेल्स क्या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और एकदम से श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एक्सेप्ट। मतलब इसके अंदर सेल के अंदर एनक्लोज होने वाले ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपको पता है कि सेल के अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन खुद ही ये एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही काउंट होगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम का आपको फंक्शन पता होगा। ठीक है,
लाइसोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, सुसाइटल बैग। इसके अंदर क्या है, फेगोसाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल वायरल पार्टिकल्स को क्या फेगोसाइटोसिस कर जाते हैं। और ये माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स को हम क्या कहते हैं, ये सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है ये सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं ये, और इसको हम साइटोस्केलेटन के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द एम ऑफ डिहाइड्रेशन इज टू, अब डिहाइड्रेशन को हम किस लिए करते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये, ऐड वाटर टू टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो बेसिकली मतलब हुआ डिहाइड्रेशन। ठीक है, हम टिश्यू के अंदर अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ऐड पैराफिन टू टिश्यू, मतलब पैराफिन वैक्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रेगनेशन। ठीक है, इम्प्रेगनेशन किस लिए करते हैं, हम टिश्यू को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि जिससे हम उसकी कटिंग अच्छे से कर पाए। ठीक है, ऐड, सॉरी, रिमूव वाटर टू टिश्यू, इसका मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब हमें वाटर को रिमूवल करना। ठीक है, अब अपने लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार, इसका मतलब क्या है, रिमूवल पैराफिन टू टिश्यू। अब पैराफिन हम क्यों रिमूव करेंगे, पैराफिन हम रिमूव करेंगे उसको टिश्यू को क्लियर करने के लिए, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा, जाइलिन। ठीक है, और भी क्लियरिंग एजेंट है जैसे कि टाउलिन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ये क्लियरिंग एजेंट भी है जो कि हम लेस कॉमन यूज करते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला है वो है जाइलिन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पैराफिन सेक्शंस आर कट एट विच थिकनेस, मतलब जो हम सेक्शंस कट करते हैं किसके अंदर, माइक्रोट्रॉम के अंदर, हाँ, वो हम कितनी थिकनेस पे कट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, 5 to 8 mm, नहीं, 4 to 5 नैनोमीटर, नहीं, नैनोमीटर। जो हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना है वो हमें उसके ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या यूज हो रहा है, mm, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार क्या हमें क्या पता होता है कि हमें एक्चुअल आंसर तो पता होता है लेकिन हम पीछे की जो ये चीजें इन्हें हम भूल जाते हैं। ठीक है, कि उसके पीछे यूनिट कौन सी लगी है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, मिलीमीटर है या सेंटीमीटर। अगर यूनिट हम ठीक से नहीं देखें क्वेश्चन हमारा गलत होना ही होना है। ठीक है, जो हम सेक्शंस को कट करते हैं माइक्रोटोम के अंदर वो हमारे कितने, 3 to 4 के माइक्रोमीटर के हम यूज कर, मतलब कट करते हैं वैसे तो, लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर 3 to 5 दिया है तो ये भी हमारा सही होगा एकदम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, Which enzyme is used to estimation of serum bilirubin on auto analyzer। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि हम सीरम बिलीरुबिन होता है जो कि हमारा एलएफटी के अंदर इंक्लूड होता है पैरामीटर, इसको हम ऑटो एनालाइजर के अंदर डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, जीओडी, पीओडी। ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा, जेंट्रिक्स एंड ग्रॉफ। ठीक है, जेप्स मेथड, मॉलिस एवलिन मेथड। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज होता है, जीओडी, पीओडी ये किसके लिए होता है। ठीक है, ये यूज होता है शुगर के लिए। ठीक है, जेंट्रिक्स एंड ग्रोफ मेथड ये हमारा किसके लिए यूज होता है, सीरम बिलीरुबिन के लिए। ठीक है, और जेप्स मेथड ये तो आपको जरूर पता होगा, ये हमारा यूज होता है क्रिएटिनिन के लिए। ठीक है, और ये आपने पक्का पहली बार सुना होगा, मोलिस एवलिन्स मेथड। ठीक है दोस्तों, ये भी एक सीरम बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने का एक मेथड है, लेकिन ये क्या है, ओल्ड मेथड, जो कि ऑटो एनालाइजर में इस टाइम यूज नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेंड्रिक्स एंड क्रॉप्स मेथड। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी सेल्स आर, टी सेल्स क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा ये सब हैं जो हमारे ल्यूकोसाइट्स के वो हैं एग्जाम्पल। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर भी क्या है, 2 क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और
एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होती है। लिम्फोसाइट्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स एंड देन बी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या हुए? लिम्फोसाइट्स का ही एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हुए? ये हुए ग्रैनुलोसाइट्स का एग्जाम्पल। और मोनोसाइट हुआ एग्रेनुलोसाइट्स का एग्जाम्पल। Which test result would increase in a urine specimen sitting at room temperature for 3 hours? अब क्वेश्चन हमारा ये पूछता है, अगर हम यूरिन स्पेसिमेन को एक रूम टेम्परेचर पे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो इंक्रीज हो जाएगा? अब यूरोबिलिनोजन, ठीक है, ये क्या होगा हमारा रूम टेम्परेचर पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट भी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर तो यही हुआ नाइट्रेट। और बिलिरुबिन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा लाइट की वजह से, और इसकी जो एक्चुअल जो कंसेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये लाइट के उसमें आएगा तो बिलिरुबिन से यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से। और ल्यूकोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स क्या है? लाइसिस हो जाएंगे। अब लाइस किस वजह से होंगे? क्यों? क्योंकि ये एक ल्यूकोसाइड जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है, जिसके अंदर जिसकी वजह से सेल वाटर है जो सेल्स के अंदर आएगा और वो ब्रस्ट हो जाएंगे, और जिसे हम लाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ सुन आफ्टर ए स्टूल सैंपल इज कलेक्टेड शुड इट बी एग्जामिन। मतलब स्टूल सैंपल के कलेक्शन के कितने टाइम बाद तक हमें उसे एग्जामिन कर लेना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट, 50 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। दोस्तों जो इसका बुक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है वो 30 मिनट है। इसके इतने टाइम के अंदर अंदर हमें इसे एग्जामिन कर लेना चाहिए, वरना इससे क्या होता है, जो ओवा सिस्ट या फिर जैसे कि आरबीसी होती है, ये सब हमारे डीनेचर होने के बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें इसे 30 मिनट के अंदर अंदर एग्जामिन कर लेना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स ए लिम्फोसाइट सबटाइप। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि लिम्फोसाइट के सबटाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो ये लिम्फोसाइट्स रहा, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि लिम्फोसाइट के सबटाइप्स कौन कौन से नहीं है। यू लिम्फोसाइट्स नहीं थे, टी लिम्फोसाइट्स थे, पी लिम्फोसाइट्स नहीं थे, और जी लिम्फोसाइट्स नहीं थे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ए क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज डन। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, ठीक है। सीरम ओनली? नहीं, हमें उसके अंदर यूरिन का सैंपल भी चाहिए होता है, हमें दोनों सैंपल चाहिए होते हैं, 24 आवर यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल भी, ठीक है। तो हमें सीरम सैंपल चाहिए होता है लेकिन यूरिन सैंपल भी चाहिए होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। और ऑन 24 आवर यूरिन ओनली? नहीं, हमें इसके अंदर सीरम सैंपल भी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हुए। ऑन सीरम ड्रॉन 3 days बिफोर कलेक्शन ऑफ 24 आवर यूरिन? नहीं, हमें 24 आवर यूरिन के तुरंत बाद ही हमें उसका ब्लड सैंपल लेना है, उससे 3 दिन पहले नहीं लेना, ठीक है। टू डिटरमाइन किडनी फंक्शन, इसका आंसर यही होगा कि हम जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है वो किडनी फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विद। अब राइस वाटर स्टूल आपने बहुत सुना होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से इन्फेक्शन का, ठीक है। विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफिस, शिगेला डाइसेंट्री, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, ठीक है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि क्या है, टिटनेस कॉज करता है, ठीक है। शिगेला डाइसेंट्री, ये भी शिगेला डाइसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बहुत फेमस है टाइफाइड के लिए, ठीक है। और विब्रियो कोलेरा, जो कि क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। राइस वाटर स्टूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विब्रियो कोलेरा इन्फेक्शन, ठीक है। वेयर डज अवर
वेयर डज अवर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से हम इसको एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन कर पाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, ठीक है, पैरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया पैरोक्सिसोम्स, इसका जो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। What is the name of the field that studies how the body surface featured and internal structure related to each other, मतलब ये पूछ रहा है कि वो कौन सी स्टडी जिसके अंदर हम बॉडी के सरफेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये कौन सी वो स्टडी है, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी का जो सरफेस स्ट्रक्चर वो कैसा है, ठीक है, और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है। और फिजियोलॉजी के अंदर हम इनके पढ़ते हैं फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, बॉडी फंक्शन किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, सेल टिश्यू, सॉरी, हिस्टोलॉजी के अंदर हम करते हैं टिश्यू की स्टडी, साइटोलॉजी के अंदर करते हैं हम सेल की स्टडी, इसके अंदर हम करेंगे टिश्यू, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं एम्ब्रियो की स्टडी, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि आईवीएफ वगैरह जो भी ये चलते हैं ना, उन सब के अंदर हम एम्ब्रियो की ही स्टडी करते हैं। वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एलाइजा सेटअप, अब क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि एलाइजा सेटअप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल क्यों जरूरी है। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले बहुत ध्यान से। एलाइजा कैन मेक मिस्टेक्स इफ कंट्रोल आर इनइफेक्टिव, द रिजल्ट आर अनरिलायबल, बात तो सही है, एलाइजा में क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक नहीं है, हम इसे मैनुअली करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट्स मतलब एरर्स के चांसेस होते हैं इसके अंदर। ए वेल कोटेड कंडक्टेड एलाइजा टेस्ट टिपिकली डज नॉट रिक्वायर, ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर किसी एलाइजा को कंट्रोल की रिक्वायरमेंट ही नहीं, नहीं ऐसा, सभी एलाइजा को कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स आर इक्विवेलेंट, गलत, पॉजिटिव कंट्रोल्स, पॉजिटिव हाई रीडिंग्स हाई होगी, नेगेटिव में रीडिंग्स लो होगी, ठीक है। टू रूल आउट ऑल पेशेंट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बात तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलाइजा कैन मेक मिस्टेक्स इफ कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, द रिजल्ट आर अनरिलायबल, ठीक है। मतलब अगर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो हम उसके रिजल्ट को हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन बी 12, मतलब विटामिन बी 12 में से कौन सा है जो इसके साइंटिफिक नेम है, जैसे कि पायरिडॉक्सिन, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा विटामिन है, नाइसिन एंड पायरिडॉक्सिन, ठीक है, नाइसिन, इसके जैसे इन सबका साइंटिफिक नेम होता है जैसे थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ठीक है, इसकी है B1, 2, 3, इसी तरीके से जो विटामिन बी 12 होता है वो है कोबालमिन, ठीक है। और जो पायरिडॉक्सिन होता है वो होता है B5, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोबालमिन, कोबालमिन है विटामिन बी 12। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी, जो मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप है वो कौन सा यूज होता है, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप यूज होता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या देखते हैं, वायरसेस, ठीक है, बहुत सबसे छोटी चीज होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन है ना, और भी ट्रांसमिशन का टाइप होता है, ठीक है, जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, लाइव अनस्टेन्ड बैक्टीरिया देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मोस्ट कॉमन टाइप का माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस,
क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को हमें चेक करना है कि इफेक्टिव है या नहीं, तो इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए वैक्स पैलेट, कल्चर टेस्ट, स्टीम क्लॉक इंडिकेटर या स्टेरियोमीटर थर्मोलेबाइल स्ट्रिप्स, ठीक है। जो सबसे इफेक्टिव जो टेक्निक होगी एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए वो होगी कल्चर टेस्ट, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। जो सबसे इफेक्टिव होगा इन ऑप्शंस के अंदर वो है कल्चर टेस्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, मतलब स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ये अब देखते हैं हम, ठीक है। पैरोक्सिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही होगा क्या है, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, एक बच्चे को ही पता होगा, ठीक है। तो ये तो इसका स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता। गोल्जी एपैरेटस क्या करता है, राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है उसको ये क्या करता है, पैक करता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड और स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है इसकी, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन, ड्यूडेनम। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने पढ़ी हो, ये चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो आप सेकंडों में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं इसके जो ऑप्शंस क्या क्या हैं। सिग्मोइड कोलोन ये है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। कोलोन तो उसका पार्ट है, ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है, नॉट पार्ट, तो इसका आंसर तो यही होगा ड्यूटेनम, लेकिन रेक्टम और केकम ये दोनों हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, ग्राम स्टेनिंग कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब इन्वेंट करी थी, वो थे हेंस क्रिश्चियन ग्राम्स। कब करी थी, ये करी थी 1884 में इंट्रोड्यूस करी, लेकिन जो उन्होंने इन्वेंट कर ली थी ना वो थी 1882 में, लेकिन उन्होंने पब्लिश कब करी थी, 1884 में। और हम राइट आंसर भी किसको बोलेंगे, 1884 को, ठीक है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट या डिटरमाइन, कुछ भी कह सकते हैं, सिफिलिस, यानी सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। सीआरपी, सीआरपी क्या है, एक प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि किससे, लीवर से सिक्रेट होता है, ठीक है। कब, जब हमारी बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेशन होती है, ठीक है। वीडीआरएम आपको सबको पता हो कि सिफिलिस के लिए यूज करते हैं। आपको लग रहा है कि ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। वीडीआरएल इसका आंसर होगा, जो कि हम सिफिलिस के लिए यूज करते हैं। आर फैक्टर किसके लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। और ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये है एसजीओटी, ठीक है, जो कि क्या है, एक लीवर का एंजाइमेटिक मार्कर है, ठीक है, एसजीओटी। ये इंक्रीज होता है स्केलेटन मसल्स में, जब क्या ट्रॉमा होता है तब भी इंक्रीज हो जाता है, और लीवर के उसमें भी इंक्रीज हो जाता है, लीवर डिजीज के अंदर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज सिफिलिस, अब दोबारा सिफिलिस का क्वेश्चन, कि पहले पूछा था कि हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिफिलिस कॉज करता है, ठीक है। ट्रेपेनोमा पैलिडियम पैरासाइट,
एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, नेजेरिया, गोनोरिया। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, निजेरिया गोनोरिया क्या करता है, सॉरी निजेरिया, निजेरिया गोनोरिया क्या कॉज करता है, गोनोरिया। ठीक है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या कॉज करता है, मलेरिया। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज करता है, अमेबियोसिस। ठीक है दोस्तों, मुझे टाइप करने में थोड़ा मतलब राइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आप ऐसे ही समझ जाए। और ट्रेपोनोमा पैलिडियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है, स्पाइरली बैक्टीरिया होता है जो कि क्या है, सिफिलिस कॉज करता है। ठीक है, विच यूनिट इज स्मॉलेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अगर कोई भी ऐसा मेजरमेंट का क्वेश्चन आता है तो हमें जो पीछे यूनिट है उसका बहुत खासकर ध्यान रखना है कि किस यूनिट के अंदर वो लिखे दिया हुआ है आंसर। ठीक है, मतलब पूछा गया है और हमें सही यूनिट के अंदर ही उसका आंसर देना है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर एम से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, मीटर एम से, नैनोमीटर एम से, और माइक्रोमीटर ये रहा सबसे जो छोटा होगा, नैनोमीटर, जिसके अंदर क्या आते हैं, जिसमें वायरसेस होते हैं, जिनमें नैनोमीटर्स में क्या है, मोस्ट ऑफ वायरसेस होते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं वायरसेस को। ठीक है, कुछ वायरसेस है जिससे हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, जैसे कि पॉक्स वायरस हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, टीएसएच, एफएसएच। इसमें जो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा वो होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, इसी का एक एंटागोनिस्ट है जिससे हम क्या कहते हैं, ग्लूकागोन। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों हार्मोन क्या है, पेनक्रियास से सिक्रेट होते हैं। पेनक्रियास में भी कहाँ से, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल से कौन सा सिक्रेट होगा, ग्लूकागोन, और बीटा सेल से इंसुलिन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन एडल्ट बॉडी। ह्यूमन की जो एडल्ट बॉडी है उसके अंदर कितने बोन्स होंगे, ये तो सबको ही पता होगा, ये 5वीं छठी क्लास का क्वेश्चन है, जो कि होगा 206। लेकिन इन्फेंट के अंदर कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, 300 से 310 तक। लेकिन हम इस ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ 306, तो हम इसे ही करेक्ट मानेंगे। ठीक है, 306 हड्डियां ह्यूमन इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर वो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है वो हड्डियां आपस में मर्ज होने लगती है, और अडल्ट होने तक वो सिर्फ 206 हड्डियां बचती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। जो 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो कैसे होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। जो 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं इसमें क्या होता है, जो हमें वो स्टार्ट करना होता है फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल से। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल है वो हमें डिस्कार्ड करना होता है, उसके बाद से पूरे जितने भी डे का सैंपल है वो पूरा कलेक्ट करना है, फिर नाइट का भी सैंपल कलेक्ट करना है, और फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठेंगे, जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होगा वो हमें उस कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्शंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ए प्रिजर्वेटिव्स में बी यूज्ड फॉर सम टेस्ट। ठीक है, प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन की वजह से, HCl। ठीक है, HCl हो गया, टॉलिन हो गया, बोरिक एसिड हो गया, थाइमोल हो गया, ये सब ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड, ये भी सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल है उसे हम डिस्कार्ड करेंगे पहले वाले में। ठीक है, द कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड, नहीं ये गलत है, नाइट का हमें कलेक्शन डिस्कार्ड नहीं करना। ठीक है, नाइट का जो यूरिन होगा वो हमें डिस्कार्ड नहीं करना। टेस्टिंग इज डन इन केमिस्ट्री, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट तो यही हुई। ठीक है, नाइट का सैंपल हमें कलेक्ट करना है, ना कलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करना। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, जिसके अंदर
यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है जिसके अंदर हम कुछ भी चीजें घोल सके, ठीक है। जैसे कि 10% इथेनॉल, 0.85% NaCl, 8.5% NaCl या वाटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाटर, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यही है जिसके अंदर हम बहुत सारे कुछ भी चीजें घोल सकते हैं। Which of the following is the basis for the preservative test of the Vidal test? मतलब जो विडाल टेस्ट है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इसका मतलब यही है, ठीक है। पीसीआर नहीं, पीसीआर से तो नहीं होता। ओ और एच एंटीजन, एंटीजन तो प्रेजेंट होते हैं, ओ सोमेटिक और एच फ्लैजिलर एंटीजन, ठीक है। ये हमें जरूर याद करना है, इस इनके एंटीजन के बेसिस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड नहीं, ये भी नहीं होगा। या डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो विडाल टेस्ट है ना वो एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पर बेसिस एक टेस्ट है, ठीक है। इसका इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोन बॉडीज? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज क्या होती हैं। जो कीटोन बॉडीज होते हैं ना वो लिपिड के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। अब लिपिड का ब्रेकडाउन कब होगा? ये होगा डायबिटीज की कंडीशन में। डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में, या तो हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही हमारी बॉडी में बंद हो जाता है डायबिटीज के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी होती है जो लिपिड का ब्रेक डाउन करने लगती है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और लिपिड के ब्रेक डाउन से कीटोन बॉडीज जनरेट होती है हमारी बॉडी में, जो कि कौन कौन सी है? एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट और एसीटेट, ये तीनों कीटोन बॉडीज हैं। मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ये तीनों ही हमारी, ठीक है, कीटोन बॉडीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड विच इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ऐसा कौन सा फॉस्फोलिपिड है जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा? इसका जो सही आंसर है वो है सिफेलिन। ये क्या है? हमारी प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स नहीं, मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है, 1 यूनिट होती है ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसैकेराइड्स इसके अंदर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इसका सही आंसर तो यही होगा। अब ओलिगोसैकेराइड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है? सुक्रोज मिलकर बना हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दोस्तों जो ये दोनों शुगर है ना, ये है रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज एक ऐसी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मार्क कर लेना कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, जिसको हम क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट या कोई भी शुगर को डिटेक्ट करने का टेस्ट है, उसके अंदर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल्स। कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल्स कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा विरियन। ये सब क्या है, वायरस के कंपोनेंट्स है, कैप्सोमर्स, ठीक है। जो कैप्स के एनवेलप होता है उसके अंदर जो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ऐसे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, जैसे कि आपने कोविड वायरस की जो इमेज देखी होगी, फिर उसके ऊपर ऐसे 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 स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ये भी इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो कैप्सिड प्रेजेंट होता है इसे हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विरियन, ठीक है। कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल को हम विरियन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन टिश्यू, मतलब हम खुद के टिश्यू को ही खुद की बॉडी के किसी दूसरे प्लेस पर अब उनसे ट्रांसफर कर दें, ग्राफ्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है।
एलोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, हम किसी सेम स्पीशीज के किसी दूसरे पर्सन से हम ट्रांसफर करवाएं अपने किसी टिश्यू के पीस को, ठीक है, तो उसे हम एलोग्राफ्ट कहेंगे। ऑटोग्राफ्ट का मतलब खुद ही के टिश्यू को खुद की बॉडी में कहीं और ट्रांसफर करवाना। जीनोग्राफ्ट का मतलब डिफरेंट, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज होगी, ठीक है, और यहाँ पे सेम स्पीशीज, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, सॉरी, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एनिमल, ठीक है, बर्ड, कुछ भी उससे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक ग्राफ्ट का मतलब कोई भी सिंथेटिक मटेरियल हमने बनाया, जैसे कि आजकल होता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, ऐसे कुछ जो भी चीजें चलती हैं उसमें हम उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, सिंथेटिक ग्राफ्ट की कैटेगरी में लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑटोग्राफ्ट। खुद के टिश्यू को खुद की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर लोकेट कराना, उसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मॉलेस्ट infectious organism that contain either DNA और RNA। सबसे स्मॉलेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म देखना है हमें, जो क्या है, या तो डीएनए कंटेन करेगा या आरएनए। अब हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, फंगस, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है। प्रोटोजोआ, इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। जो वायरस होता है ना, यही हमारे, मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको, नैनोमीटर्स में साइज होता है इनका। बाकी सबका साइज है इन तीनों का, इनका है माइक्रोमीटर्स में साइज। तो सबसे छोटा तो हमारा वायरस ही हुआ। तो वायरस ही है जो क्या है, या तो डीएनए कंटेन करता है, आरएनए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following glassware is used to measure 24-hour urine volume of urine protein for urine protein, sorry, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो है फ्लास्क है या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम 24 आवर यूरिन की वॉल्यूम है उसको क्वांटिफाई करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, पाइपेट्स या ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। बीकर्स क्या होते हैं, ये बीकर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट दी होती है पर ये इतने एक्यूरेट नहीं होते। कॉनिकल फ्लास्क, ये हमारे कॉनिकल फ्लास्क हो गए, ठीक है। पाइपेट्स आपको पता ही होगा, ठीक है। जो इसके लिए हम यूज करते हैं वो है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये क्या है, एक लंबे ऐसे सिलेंड्रिकल वो चीज होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। इसके अंदर क्या मेजरमेंट यूनिट्स यहाँ पे ऐसे नोटेड होते हैं, तो इनको हम यूज करते हैं 24 आवर यूरिन सैंपल्स को, या फिर कोई भी हमारे पास लिक्विड है उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स को, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द whole sequence of maturation from the pronormoblast to mature RBC takes place about how many days। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इरेथ्रोपोइसिस है वो कितने टाइम में होता है, कि कितने दिन लगते हैं इरेथ्रोपोइसिस को। सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इरेथ्रोपोइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं। जैसे कि इरेथ्रोपोइसिस में प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरिथ्रोपोइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, और देन रेटिकुलोसाइट्स के बाद मैच्योर आरबीसी। इन सबको क्या, इन पूरे जो सीक्वेंस है ना, इसको पूरा होने में हमें लगते हैं 8 दिन हमारे बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद ये बोन मैरो से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है, वो हो रहा है 7 से 9 वाली कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में 8 आ रहा है। इसी तरीके से जो ऐसे ही है ना, क्या होता है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे ना वो आपको घुमा के दिए होंगे। हमें चेक करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है। इसी तरीके से सेम ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी दिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टूल इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट।
दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है हमें याद करना होता है। इसका जो सही आंसर होगा 2 to 5 ग्राम। ठीक है, 2 to 5 ग्राम ऑफ स्टोर इज रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल आरबीसी रेंज इन यूरिन। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप 5 में आया था 2022 के ग्रुप 5 के एग्जाम में। ठीक है, जो नॉर्मल आरबीसी की रेंज है ना, जो अगर यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो तो उसे हम नॉर्मली कंसीडर करें। दोस्तों वैसे तो यूरिन के अंदर आरबीसी डिटेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 4 आरबीसी पर हाई पावर फील्ड दिख रही हैं तो हम इसे नॉर्मली कंसीडर करेंगे। अभी हाई पावर फील्ड कौन सी होती है? 40x। 40x को हम हाई पावर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, 100x को ऑयल इमर्जन फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्लेटलेट हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन भी ग्रुप 5 में आया था 2022 के। मतलब प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? वैसे तो दोस्तों 7 से 8 दिन तक होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 दिन भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो एवरेज का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो 7 से 10 दिन तक। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस आज के लिए यहीं तक था, हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।